बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम ना उसका एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट किया। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो इसको ये थ्योरी एक्चुअली में बड़ी ना एक क्रिटिकल थ्योरी है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी टफ थ्योरी ये लगती है अक्सर स्टूडेंट्स को। तो ये थ्योरी सिंपल वर्ड्स में आप स्टूडेंट्स से मैं शेयर करूंगा, कैसे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टेबल, इसके अंदर ग्राफ और डिफरेंट आपके पास अजम्पशंस और क्रिटिसिज्म आप कैसे कैसे लिखेंगे, तमाम चीजें आपसे मैं शेयर करने लगा हूं। और पीछे वाली जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया है, उन दोनों क्वेश्चन की जो वीडियो का लिंक है ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। जाएं, फॉलो करें, आपका बेनिफिट होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे अपनी थ्योरी नंबर 3। यानी कि आज की इस वीडियो में आप स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल ऑफ बीकॉम पार्ट 1 के रिलेटेड आपको पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 3 करवाया जाएगा। तो प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको क्या करवाया गया है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट इंतहाई सिंपल वे में आप स्टूडेंट्स से मैंने शेयर किया है। अगर आप स्टूडेंट्स ने उन दोनों क्वेश्चंस को नहीं देखा हुआ, तो दोनों क्वेश्चन की वीडियो को जो लिंक्स है ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं। आप जाएं, विजिट करें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थ्योरी नंबर 3, यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जिसको पेपर वाला किस तरह क्वेश्चन कहता है? वो कहता है क्रिटिकली एग्जामिन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, या और क्रिटिकली एग्जामिन द काइनेस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट के हवाले से थ्योरी है। प्रीवियस जो 2 थ्योरीज थी, यानी कि रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, वो रेंट के हवाले से थी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी वो प्रोडक्शन के हवाले से थी, यानी कि वेजेस के हवाले से थी। तो देखिएगा, ये जो काइनेस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या कहती है? कहता है कि काइनेस जो इकोनॉमिस्ट था ना, उसने कहा कि अगर हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करें और उस चीज़ के ऊपर हम वर्कर्स लगाएं, मजदूर लगाएं, आदमी लगाएं, तो याद रखिएगा एक ख़ास पीरियड के लिए जब हम उनको लगाते हैं ना, हमें उनको रेंट भी नहीं देना पड़ता, हमें उनको वेजेस भी नहीं देनी पड़ती, हमें उनको देना चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब सूद। कहता है लेकिन ये सूद होगा ख़ास पीरियड के लिए, ऐसा नहीं कि ये पूरा साल ही उनको काम करने पर सूद दिया जाएगा, नहीं। एक सिर्फ जनरल स्पेसिफिक पर्पस तक, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक उनको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो कहता है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड कौन सा हो सकता है? कहता है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपका तब से स्टार्ट होगा जब से वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे वर्कर्स आपके दिए हुए टास्क पर, काम पर। तो ये इंट्रोडक्शन इंतहाई सिंपल वे में लिखा हुआ है। आप स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन को ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही इसको याद करना है आपने। फिर इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद आप पेपर के अंदर डेफिनेशन की हेडिंग देंगे। तो डेफिनेशन हमेशा आपने ना थ्योरी के अंदर सिर्फ एक ही डेफिनेशन करनी होती है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर डेफिनेशन तो 2 करनी होती है। नहीं, इकोनॉमिक्स की इस बुक के अंदर ना आपने जब थ्योरीज करनी है ना, तो उसमें आपने जस्ट सिर्फ एक ही डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन में वो यही कह रहा है, इंटरेस्ट भी एक रिवॉर्ड है, एक इनाम है। लेकिन ये इनाम कब दिया? जैसे आपको पता है ना, रेंट एक इनाम था। तो रेंट उन लोगों को दिया जाता था जो कि आपको किसी ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें पैदा करके देते थे। इसी तरह कहता है इंटरेस्ट भी एक इनाम है, लेकिन ये इनाम कब दिया जाएगा? कहता है एक ख़ास पीरियड में ये इनाम दिया जाएगा, और तब इनाम दिया जाएगा जब कोई आपको ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस करके देगा। तो उसकी फ़र्ज़ करो सैलरी है 50,000 रुपया, तो अगर उसने एक आपको दिए गए हुए टास्क पर उसने अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दी, तो आप क्या करोगे? उसको 5%, 7% या 10% के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से उसकी अमाउंट पर उसको इंटरेस्ट दोगे। जैसे कि फ़र्ज़ करो मैं 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देता हूँ, तो अगर किसी
वर्कर की जो सैलरी है वो है 50,000 रुपये, तो उसका 10% लगाओ तो 5,000 रुपया बनता है। तो मैंने उसको टोटल सैलरी फिर 55,000 देनी है। तो कहता है इंटरेस्ट आपने हमेशा परसेंटेज के अंदर चार्ज करना होता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। ये थ्योरी आपको पेपर में कैसे आएगी दोबारा से बता देता हूँ। ये पेपर में आएगी क्रिटिकली एग्जाम द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी या क्रिटिकली एग्जाम द काइनेस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये 3 थीरीज़ का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसके बाद हमारी थीरीज़ कंप्लीट हो जाएँगी। ये 3 थीरीज़ में से ना आपको एक थीरीज़ पेपर में मस्ट है, जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट और ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो इन तीनों में से एक आपको पेपर में मस्ट आएगी, यानी कि 20 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। आपको ये पक्की याद करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस थ्योरी में ना हम नेक्स्ट कैसे आगे चलेंगे। अच्छा, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है अपना टेबल बनाना है। टेबल को ना शेड्यूल भी कहते हैं। आप स्टूडेंट्स ने ना इस चीज़ से ना कंफ्यूज नहीं होना। टेबल को शेड्यूल भी कहते हैं। अब इस ना शेड्यूल को यानी कि टेबल को अच्छे से समझिएगा। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि आपने जो वर्कर्स को रेट देना है, किस रेट के हिसाब से वर्कर को इंटरेस्ट देना है। जैसे आपको बैंक में अगर आप पैसे सबमिट करवाओ, तो वो आपको बताते हैं ना भई आपको 2% के हिसाब से पैसे देंगे या 4 या 5% के हिसाब से। इसी तरह आपने वर्कर्स को भी बताना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा 8%, 10%, 12% या 14%। ये आपके पास 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट आएँगे। पर अब आगे डिमांड क्या है? आपकी डिमांड क्या है जी? डिमांड ये है कि ना जिस वर्कर को आप 8% इंटरेस्ट दे रहे हो ना, वो आपको क्या बना के दे रहा है? वो आपको बना के दे रहा है, उसकी डिमांड है जी 50। और जिस पर्सन को आप 10% इंटरेस्ट दे रहे हो, उसकी डिमांड है 45। जिस पर्सन को आप 12% इंटरेस्ट दे रहे हो, उसकी डिमांड कितनी है? उसकी डिमांड है आपके पास 40। और जिस पर्सन को आप 14% इंटरेस्ट दे रहे हो, उसकी डिमांड कितनी है? उसकी डिमांड आपके पास है 35। डिमांड का मतलब ये है कि वो इतनी चीज़ें बनाने के लिए वर्कर्स को डिमांड कर रहा है कि अगर आप 8% इंटरेस्ट लेते हो, तो भाई मुझे ना 50 चीज़ें बना के देना। अगर आप 10% इंटरेस्ट लेते हो, तो भाई मुझे ना 45 चीज़ें बना दो। अगर आप 12% इंटरेस्ट लेते हो, तो भाई मुझे ना क्या करो 40 चीज़ें बना दो। अगर आप मुझसे 14% इंटरेस्ट लेते हो, तो भाई मुझे ना 35 चीज़ें बना दो। अब सप्लाई में हुआ क्या? अब इन 4 के 4 लोगों ने क्या किया? इन तमाम ने चीज़ें बना के दी 40, 40, 40 और 40। ठीक है ना? यानी कि अगर आप देखो ना, तो पहली पहले डिमांड थी 50, लेकिन उसने चीज़ें प्रोड्यूस की 40। फिर डिमांड थी आपके पास 45, चीज़ें प्रोड्यूस हुई 40 इस पर्सन से भी। तीसरे ने तो चीज़ें ही बनानी थी 40, तो इसका मतलब है उसने तो 40 ही चीज़ें अपनी अपनी डिमांड को उसने फुलफ़िल किया। लेकिन जो 5वाँ था, सॉरी चौथा था, उसने बनानी थी 35, उसने बना दी 40। अब जिनकी डिमांड थी ज़्यादा, जैसे 50 वाले बंदे को कहा था 50 चीज़ें बना ले, उसने 40 बनाई, अपनी डिमांड से 10 चीज़ें उसने कम बनाई। जैसे 45 वाले पर्सन ने अपनी डिमांड से 5 चीज़ें कम बनाई और 35 वाले ने अपनी डिमांड से 5 चीज़ें ज़्यादा बनाई। तो ये जो लिक्विडिटी प्रेफ़रेंस थ्योरी है ना, ये कहती है कि ना ही डिमांड से ज़्यादा चीज़ें बनानी है, ना ही डिमांड से कम चीज़ें बनानी है। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उतनी ही चीज़ें बननी चाहिए जितना जितनी उसकी डिमांड की है। जैसे ये देखो 40 की डिमांड की थी ना, तो आपने चीज़ें भी सप्लाई भी आपने दी हैं, चीज़ें बनाकर भी आपने 40 ही दी हैं। तो इस पर्सन को मतलब 12% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि इसने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया है। अब ज़रा ना ग्राफ पे आ जाओ, तो ग्राफ में अगर आप नोटिस करो तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पर आपको 10, 20, 30, 40, 50 ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, और वाई एक्सिस पर ऐसे ही आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब वाई एक्सिस के ऊपर ये आपके इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो ना, तो 12 एक ऐसा इंटरेस्ट है जहाँ पर आपकी डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाती है, यानी कि मतवाज़न हो जाती है। उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई एक ख़ास अरसे के लिए मुझे 40 चीज़ें बना के दो, तो 40 चीज़ें उसने क्या किया, उसने उस ख़ास पीरियड में 40 चीज़ें बना दी।
तो इसका मतलब है ये 12% एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जहाँ पर ना वर्कर्स क्या करते हैं, वर्कर्स आपको डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर करके देते हैं, यानी कि जितनी चीज़ों की डिमांड की जाए उतने की ही सप्लाई वो दे देते हैं। डिमांड से ना ही कम सप्लाई आपकी होनी चाहिए, ना ही डिमांड से ज़्यादा आपकी सप्लाई होनी चाहिए। बिल्कुल उतनी ही आपने चीज़ें बनानी हैं जितने की डिमांड है। जैसे कि 12% जो इंटरेस्ट है ना उसके सामने देखो डिमांड भी 40 है, सप्लाई भी आपकी 40 है। टेबल में देखो और ग्राफ भी आपको यही शो कर रहा है। अब आप नीचे क्या करोगे? अब आपने ना ग्राफ के बाद ना ग्राफ की हेडिंग देने के बाद, ग्राफ बनाने के बाद पेपर में, अब हम लिखा करते थे पीछे वाली 2 थ्योरीज़ के अंदर ना असम्पशन्स ऑफ थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर ना असम्पशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना? इसके अंदर आप लिखोगे, अब आपने ना लिखना है सबसे पहले डिमांड ऑफ मनी। तो डिमांड ऑफ मनी का मतलब क्या है कि देखो पैसे की कितनी डिमांड की थी, डिमांड और डिमांड कैसे डिसाइड होगी? डिमांड डिसाइड होगी इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि अगर 50 चीज़ें बनाओगे तो तुम लोगों को 8% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 45 चीज़ें बनाओगे तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह 40 बनाओगे तो 12, और आप स्टूडेंट्स अगर बनाओगे क्या नाम है 35 चीज़ें बनाओगे तो 14% इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये डिमांड जो है आपने नीचे ऐसी हेडिंग देने के बाद ना डिमांड ऑफ मनी के बाद अब आपने इसमें 4 चीज़ें लिखनी होती हैं। डिमांड ऑफ मनी एक्चुअल में ना 4 चीज़ों के ऊपर फ़ोकस किया जाता है। नंबर 1 ट्रांज़ैक्शनल मोटिव, नंबर 2 बिज़नेस मोटिव, फिर नंबर 3 प्रिकॉशनरी मोटिव, और नंबर 4 आपके पास आ जाता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये 4 मोटिव आपने इसमें याद रखने हैं। अब ये 4 मोटिव क्या हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिएगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ट्रांज़िशनल मोटिव, यानी कि देखें जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो अपने पास कैश रखना चाहते हैं अपने डेली की रूटीन के अखराजात को बियर करने के लिए। देखिए ना लिक्विडिटी प्रेफ़रेंस थ्योरी आपको ये कहती है कि आपने ऊपर से इंटरेस्ट लेना है, तो आप इंटरेस्ट दो, क्योंकि हर बंदे की पैसे को इस्तेमाल करना, एक्सपेंडिचर करना उसकी ज़रूरत है। फिर इसी तरह दूसरा आ जाएगा बिज़नेस मोटिव, उसका मतलब ये होता है कुछ फ़र्म्स और कुछ बिज़नेसेस भी ऐसे होते हैं, यानी कि ज़्यादातर बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जिन्होंने पैसे को यूज़ करना होता है, इनकम करनी होती हैं, कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, कुछ चीज़ें बेचनी होती हैं। तो उनको भी पैसे की ज़रूरत है, आपने उनको इंटरेस्ट साथ-साथ पे करते ही रहना है। फिर पॉइंट नंबर 3 है प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी कि प्रिकॉशनरी के मोटिव का ये मतलब है कि आपने कुछ लोगों को, कुछ मज़दूरों को इमरजेंसी के तौर पर भी उनको पैसा हाथ में पकड़ा देना है कि देखो ये पैसा ले लो, कोई भी आपको इमरजेंसी आ जाए इस पैसे को यूज़ करना ताकि आप अपनी नीड्स को मीट कर सको। और लास्ट में आ जाएगा आपका स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह ना खरीदें और बॉन्ड वगैरह खरीद के उनकी इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए भी उनको पैसे की ज़रूरत होगी, तो इसलिए वो भी पैसा माँगेंगे। यानी कि ये जो आपके पास 12% इंटरेस्ट है ना, आपने इस 12% इंटरेस्ट के हिसाब से अपने मज़दूरों को पेमेंट कर देनी है। चाहे थोड़ी-सी पेमेंट करें, लेकिन उनको पेमेंट कर देनी है, काम चाहे पूरा हुआ है आपका कि नहीं पूरा हुआ, क्योंकि उनको ये कोई भी मोटिव में से किसी एक मोटिव की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको पैसे की अशद ज़रूरत पड़ती है। अब हम क्या करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, फिर क्रिटिसिज़्म को देखेंगे। अच्छा सो स्टूडेंट्स आप देखिएगा इस पेज के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन नज़र आ रही है, तो ये एक्सप्लेनेशन ना बिल्कुल सेम वो जो आपने 4 मोटिव्स पढ़े हुए हैं ना उनकी ही एक्सप्लेनेशन है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ईज़ी वे में ही लिखा हुआ है। मैं आपको आगे क्रिटिसिज़्म समझाता हूँ। देखें क्रिटिसिज़्म को समझिएगा, ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको तवज्जो से। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जो बाकी साइंटिस्ट हैं वो हमेशा दूसरे साइंटिस्ट की यानी कि इकोनॉमिस्ट की बात को इग्नोर करेंगे, झूठा साबित करेंगे। तो बाकी साइंटिस्ट ने ये कहा कि काइनेस तुमने क्या कहा है? तुमने कहा है कि भई वर्कर्स को क्या करते हैं, वर्कर्स को इंटरेस्ट की सूरत में पैसे देते हैं तो वो अपनी सेविंग कर लेंगे, इससे वर्कर की लाइफ जो है वो ईज़ी हो जाएगी। उसने क्या है बाकी साइंटिस्ट ने, बाकी इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि काइनेस ये तुमने छोटे से अरसे के लिए ये काम बताया है। लॉन्ग पीरियड के लिए तुमने ये लंबे अरसे के लिए तुमने काम नहीं बताया, तो क्योंकि तुमने कहा है कि ये जो इंटरेस्ट देना है ना, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इंटरेस्ट देना है। तो इसलिए ये तुम्हारी थ्योरी जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से अरसे के लिए है।
अब दूसरा उन्होंने क्रिटिसिज्म ये किया कि उन्होंने कहा कि काइनेस तुमने सप्लाई की तो क्लीन पिक्चर दी नहीं, यानी कि जो सप्लाई आपको 40 नज़र आ रही थी ना टेबल पर, वो बाकी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये तुमने इसकी तो क्लीन पिक्चर दी नहीं हमें, हमें इसके बारे में डिटेल से नहीं बताया, हमें इसकी कुछ समझ में नहीं आई, तुम सप्लाई को ठीक से नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने क्या है कि देखें जी काइनेस आपने ये किया है, आपने डिमांड और सप्लाई को ही जस्ट फोकस किया है, तुमने बाकी फोर्सेस को तो निगलेक्ट कर दिया है। यानी कि ये क्या बात हुई, आपने इंटरेस्ट हमेशा तब भी देना है जब डिमांड होगी और सप्लाई होगी, यानी कि चीज़ों की डिमांड कितनी है और कितनी बनाकर उन्होंने दी है, तो बाकी तो तुमने तमाम फोर्सेस को निगलेक्ट कर दिया है कि जैसे मतलब जैसे वेदर को निगलेक्ट कर दिया है, जैसे तुमने वेदर के अलावा तुमने बाकी जो फोर्सेस हैं उनको तुमने निगलेक्ट कर दिया हो। तो उस वो कहते ये हैं बाकी इकोनॉमिस्ट कि तुमने ये डिमांड और सप्लाई को ही बस एक्सप्लेन किया है, इसके अलावा बाकी चीज़ों को तो तुम छोड़ गए हो। पॉइंट नंबर 4 क्रिटिसिज्म उन्होंने ये किया है, उन्होंने कहा कि जी ये जो हिक एक मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि काइनेस ने ये जो थ्योरी दी है ये ऐसे ही है जैसे आप ना पुरानी आपके पास शराब की बोतल हो और उसमें आप न्यू शराब डाल रहे हो। तो वो कहता है कि ये बोतल पुरानी है लेकिन उसमें बस न्यू शराब डालने की कोशिश की है काइनेस ने, ये हिक कहता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके जो क्रिटिसिज्म है ना, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स से ये कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि सर लास्ट 2 जो थीरीज़ हैं उसमें तो क्रिटिसिज्म जो हमारा था उसमें 7 पॉइंट्स थे, तो हेडिंग बन के हमने लिखना था, ये ऐसे ही आपने लिखना है। ये थ्योरी है भी ऐसे ही, आपने लिखनी भी ऐसे है, और ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको डिफ़िकल्ट पेपर बनाएगा ना, वो आपको ये थ्योरी देने की कोशिश करेगा। ये थ्योरी अक्सर स्टूडेंट्स जब अपने टीचर्स के नोट्स से करते हैं तो वहाँ पर इनको मुश्किल जो थ्योरी है वो दी जाती है, लेकिन आपने इस थ्योरी को ऐसे ही याद करना है जैसे मैंने आप स्टूडेंट्स के सामने प्रेज़ेंट किया है। आपने ऐसे ही तमाम चीज़ों को लिखना है, और प्रीवियस 2 जो क्वेश्चंस हैं अगर आपने नहीं प्रिपेयर किए हुए तो उनके जो वीडियोज़ के लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं, आप फॉलो करें, आपका बेनिफिट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वो क्वेश्चन क्या होगा, किस चैप्टर को हम स्टार्ट किया करेंगे, तमाम चीजें आपसे मैं शेयर कर लूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।